आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। ये 12th का पहला लेक्चर है, स्थिर वैद्युतिकी। यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। इस अध्याय को क्यों स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहा जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कुछ ऐसा है कि स्थिर का मतलब सब लोग जानते हैं कि ऐसे चीजों को स्थिर कहेंगे जो अपने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन मतलब पोजीशन चेंज ना करे, या इसको कहते हैं कि जो विराम में हो। तो विराम में रखी सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, स्थिर कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में रेस्ट में कहते हैं, है ना, या स्टैटिक बोलते हैं। ऐसा हो। दूसरा, वैद्युतिकी का जो संबंध है वो है आवेश से। तो वैद्युतिकी का संबंध हम किससे बोलेंगे, आवेश से संबंध है इसका। तो स्थिर वैद्युतिकी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऐसे आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो विराम अवस्था में हो। और अगर आवेश विराम अवस्था में है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जैसे कि विद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना, विद्युत विभव बनाएगा, उसका विद्युत पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा होगा। तो उन सब चीजों के बारे में हम इस अध्याय में डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो हम कहेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर अवस्था में रह रहे आवेशों के प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है, स्थिर वैद्युतिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर या विराम में रहे आवेशों के प्रभाव, जैसे आवेशों का प्रभाव क्या क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, द्विध्रुव, ऊर्जा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अगर हम बात करें, तो स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है, या भौतिकी लिख सकते हैं क्योंकि हम तो जनरली भौतिकी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ भौतिकी लिख सकते हैं कि ये भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर अवस्था में रह रहे विराम में रहे आवेशों के प्रभावों के बारे में पढ़ें। और इन सभी क्षेत्रों का आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो, इस चैप्टर को हम स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानेंगे। फिर है कि सबसे पहले इसका मतलब हम आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश क्या है, क्योंकि जिक्र तो आवेश का हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि आवेश क्या है। मान लो अगर हम क्वेश्चन के रूप में ही लिख दें कि मान लो क्वेश्चन पूछे कि आवेश क्या है, आवेश क्या है, आवेश का एसआई मात्रक लिखें एवं बीमा ज्ञात करें। तो इसके जवाब देने से पहले हम थोड़ा सा आवेश के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं, परमाणु से। जैसे कि
अगर हम बात करें परमाणु के बारे में, तो परमाणु के बारे में हम सभी जानते हैं, इसको अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। और कोई जो परमाणु बना होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्योंकि परमाणु के बारे में पढ़े होगे 9th 10th में, तो पढ़े होगे किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अब परमाणु किसी भी पदार्थ का फॉर्मेशन जो हुआ है, उन सभी के फॉर्मेशन का सबसे सूक्ष्मतम कण है परमाणु। और उन सूक्ष्मतम कण में भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कहा गया कि परमाणु जो बना हुआ है वो भी, उसका भी मॉडल पढ़े होंगे, जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ना। उसके बाद बोर्स का मॉडल है। तो उस हिसाब से तुम पढ़े हो कि जो परमाणु है उसके केंद्र में एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड हिस्सा होता है जहां पर संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान निहित होता है। और वहां पढ़ते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो रहता है, उसका निवास स्थल है। इसको नाभिक के नाम से जानते नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वास होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा हम जानते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी परमाणु जो है वो किससे बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो परमाणु की जो संरचना है, इस संरचना में जो हिस्सेदारी है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का। और यही तीन कण है जो किसी भी परमाणु को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास पर चलेंगे, उसके आवेश पर चलेंगे, और इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि कोई भी चीज आवेशित क्यों होता है। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग कंघी वाला एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे। कंघी को या पेन को बाल से, ऐसे सूखे बालों से रगड़ते हैं और फिर कागज के टुकड़ों को के नजदीक ले जाते हैं, तो लगता है कि कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रही है कंघी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम रगड़ते हैं बाल को, तो बाल से एक इलेक्ट्रॉन या कंघी से एक इलेक्ट्रॉन उसका लॉस हो जाता है, मतलब वो खो जाता है, ऐसे समझेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो ये रड जो है या पेन जो है ये आवेशित हो जाता है। और जब इसको कागज के टुकड़ों के नजदीक ले जाते हैं तो आकर्षण होता है। उस आकर्षण के पीछे का कारण है आवेश। तो आवेश को हम रियल लाइफ में ऐसे देखते हैं, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, मतलब झटका, बिजली का झटका, तो उसके बाल आपस में ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसा है ना। उसके पीछे का भी कारण होता है कि आवेश के बाल पे आने के कारण उसके बीच प्रतिकर्षण होता है, और वो बाल अपने आप को सबसे ज्यादा दूरी पर रखना चाहता है, इसीलिए अलग अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, ये भी जानते हैं। तो आवेश को तो हम सुने हैं, लेकिन आवेश है क्या और क्यों होता है वो देखते हैं। आवेश एक तरह से गुण है। जैसे कोई भी पदार्थ अगर बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो पहला स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान पूछा जाए, जो कि द्रव्यमान भी याद रखना है, जिसको ME कह के लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻⁻31 केजी होता है। समझे। अब इसके बाद जो है इसका आवेश अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इसको QE कह के लिखेंगे, जो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश दोनों याद रखना है। ये C का मतलब है कूलम। C का मतलब है कूलम। ठीक है। अब इसी तरह से प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन को P से सूचित करते हैं। इसका अगर हम द्रव्यमान लिखें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6724 × 10⁻⁻27 केजी।
और इसका आवेश अगर हम बात करें कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम बोलेंगे प्रोटॉन पर आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही, बस जस्ट साइन अलग होता है प्लस में, इतना कूलाम। इसका मतलब यह है कि जो गुण प्रोटॉन, प्लस और माइनस से यहाँ सिर्फ ये मतलब है कि जो आवेश का गुण इलेक्ट्रॉन में जितना है उसका जस्ट विपरीत किसमें है, प्रोटॉन में। तीसरा जो कण है वह कण है न्यूट्रॉन, नाम भी इसका न्यूट्रॉन है और होता भी यह न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन को n से सूचित करते हैं। इसका द्रव्यमान अगर हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत का अंतर है कुछ डिजिट्स में। तुमको 2 डिजिट तक याद करना है, 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg। और अगर आवेश के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य, न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास किसी भी परमाणु में दो आवेशित कण हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। परमाणु की जो संरचना है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जबकि ऋण आवेशित कण है, जबकि प्रोटॉन धन आवेशित कण है। प्रोटॉन धनावेशित कण है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो कण हैं, जो एक धन आवेशित है और दूसरा ऋण आवेशित। अब देखो किसी भी परमाणु में, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि किसी भी परमाणु में, अब मान लो एक परमाणु हम ले लें कि हीलियम ही ले लेते हैं। तो हीलियम 2He4 ऐसा होता है। अगर हम हीलियम के बारे में ही बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो दो। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोली जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितने की प्रोटॉन की संख्या होती है। तो कोई भी प्रोटॉन में जितना धन आवेशित कण है, अगर हम प्रोटॉन को +2 से लिखें और इलेक्ट्रॉन को -2 से, तो दोनों का शून्य हो जाएगा। तो सामान्य तौर पर कोई भी परमाणु उदासीन होता है, इसको उदासीन बोलेंगे। शून्य आवेश का मतलब हुआ उदासीन है, कोई भी आवेश नहीं है। सामान्य तौर पर कोई भी परमाणु उदासीन होता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी परमाणु में सामान्य तौर पर, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो सामान्य तौर पर हम लिखेंगे कि सामान्य तौर पर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बराबर होती है। समान तौर पर किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसलिए परमाणु उदासीन होता है। यही कारण है कि परमाणु उदासीन अर्थात आवेशहीन होता है, अर्थात उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, कुल आवेश शून्य होता है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी कण पे, जैसे अगर हम कहेंगे कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है। जितना ऋण आवेश है उतना ही क्या है, धन आवेश। तो फिर आवेशित होता कैसे है? तब बात आती है कि आवेशित कब होगा परमाणु। मान लो अगर कोई परमाणु है, आवेशित होना है, एक परमाणु है जिसको आवेशित करना है। सपोज मान लो हम सोडियम की बात करें।
सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, अर्थात सोडियम मान लो ले लिया हमने, सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में होता है। तो प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता है। निकाल किसको सकेंगे फिर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी पर दे सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। हमारे जो बस में है वो यही है कि या तो हम प्रो इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, या तो इलेक्ट्रॉन को उसी परमाणु पर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दे, या दो डाल दे या चार डाल दे, या एक दो तीन जितना भी इलेक्ट्रॉन संभव है निकाल लें। तो एक संभावना है कि हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, एक संभावना है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो दो संभावित सिचुएशन है, जिसमें एक सिचुएशन हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। अगर हम अलग से कहीं से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो देखो परमाणु में किसकी संख्या बढ़ जाएगी? ऋण आवेश की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे परमाणु के पास मान लो 11 प्रोटॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन में हमने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। दोनों के आवेशों को कुल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जीवित रहेगा, मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश आ जाएगा इस बॉडी पर, और ये बॉडी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? तो ऋण आवेशित हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन डालें तो बॉडी ऋण आवेशित हो जाएगी। ये बात समझ आना चाहिए कि किसी भी वस्तु पर हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित। या उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी बॉडी आवेशित हो रही है, ऋण आवेशित हो रही है, इसका मतलब है उस पर कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को लाकर रखा गया होगा। अगर कोई बॉडी धन आवेशित हो रही है तो बॉडी के धन आवेशित होने का कारण है कि उस पर कहीं ना कहीं उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया होगा। दो संभावनाएं होती हैं। एक संभावना है कि इलेक्ट्रॉन को डाल दे रहे हैं, एक संभावना है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है। नाभिक को से हम कोई भी उसके स्ट्रक्चर के साथ या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ सिर्फ ला सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो 10 प्रोटॉन हो जाएगा और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कन सॉरी, और प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, एक निकाल लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन का आवेश डोमिनेट कर जाएगा, मतलब +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश आ जाएगा, और ये बॉडी धन आवेशित हो जाएगी। तो सीधे सीधे अब हमको ये सब बात भी समझ आया कि किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वो धन आवेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो ऋण आवेशित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रहे हैं। समझे? किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या दे रहे हैं? द्रव्यमान भी दे रहे हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो सीधे सीधे हम समझेंगे कि वो कैसा कण हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऋण आवेशित, और इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं तो वो कैसा कण हो जाएगा? धन आवेशित। तो इससे एक कंक्लूजन हम समझ भी रहे हैं कि एक कंक्लूजन इससे ये सीख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी ऋण आवेशित हो रही है तो ऋण आवेशित होने के पीछे का कारण क्या है? ऋण आवेशित होने का कारण, ऋणावेशित होने का कारण, ऋणावेशित होने का कारण है कि इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। इलेक्ट्रॉन
वस्तु पर डाला गया होगा। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन अगर डाला गया होगा तो वस्तु के मास में बढ़ोतरी आएगी। वस्तु का मास, द्रव्यमान भी जो है बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा अगर कोई कण ऋण आवेशित हो रही है। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि अगर कोई कण ऋण आवेशित हो रही है या वस्तु ऋण आवेशित हो रही है तो उसके द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई वस्तु ऋणावेशित की गई हो तो वस्तु के द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या होगा। मान लो ऑप्शन दे दिया, वस्तु के द्रव्यमान का क्या होगा। ऑप्शन ए, घट जाएगा। ऑप्शन बी, बढ़ेगा। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो, इसको समझ भी लें। ऋण आवेशित होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से जोड़ा गया होगा। और इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है तो इलेक्ट्रॉन आया है तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ऋण आवेशित हो रही कण का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से अगर धन आवेशित होने की बात करी जाए, कि अगर कहे कि धन आवेशित, कोई कण धन आवेशित हो रहा है, और कंक्लूजन, कारण भी सीख रहे हैं और कंक्लूजन भी। तो कोई कण अगर धन आवेशित हो रही है तो धन आवेशित होने का कारण ये है। पहला लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के निकालने से वस्तु धन आवेशित होगी। और अगर वस्तु धन आवेशित हो रही है और वस्तु का द्रव्यमान भी क्या होगा, घटेगा। इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन तुम खुद समझ जाओगे। वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के निकालने की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। पहले वाली द्रव्यमान से द्रव्यमान कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स समझेंगे। मान लो कि एक ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड, ग्लास रॉड मतलब कांच की छड़। एक कांच की छड़ को हम वूल से, वूल मतलब ऊन से रब करेंगे, रगड़ने पर कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। रगड़ने पर जो कांच की छड़ है वो धन आवेशित इसलिए हो जाती है। क्यों धन आवेशित हो जाएगी। तो धन आवेशित होती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को खो देता है। छड़ इलेक्ट्रॉन को
खो देता है, मतलब छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने से यह कैसी हो जाती है, तो क्षण धनावेशित हो जाती है। यहां तक समझ आया होगा। धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ को अगर रब करेंगे तो यह धनावेशित हो जाएगी। अब एक बात और समझ सकते हैं कि आवेश का मुख्य कारण जो है वो है इलेक्ट्रॉन का खोना या इलेक्ट्रॉन का पा लेना। अब है कि ये भी समझ गए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार के बारे में तो अब कोई चिंता है नहीं, क्योंकि तभी से यही बात कर रहे हैं। आवेश तो दो ही प्रकार का होगा, एक प्रकार है धन आवेश और दूसरा प्रकार है ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस चिन्ह से, और दूसरा प्रकार है ऋण आवेश। ऋण आवेश, दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, ऋण आवेश। अब बात यह है कि ऋण आवेश को हम माइनस साइन से, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋणात्मक है। अब कुछ और चीजों को भी समझेंगे, जैसे कि मान लो कि प्लस आवेश है, इसके साथ दूसरा प्लस आवेश रखें, तो ये प्लस आवेश दूसरे प्लस आवेश को, एक प्लस आवेश दूसरे प्लस आवेश को दूर की ओर धक्का देगा। मतलब इस घटना को हम प्रतिकर्षण कहते हैं। या अगर एक ऋण आवेश को दूसरे ऋण आवेश के नजदीक रख दो, एक ऋणात्मक आवेश है, दूसरा भी आवेश ऋणात्मक है, दोनों आवेशों को एक दूसरे के नजदीक रखो, ये इधर की ओर ये इधर की ओर एक दूसरे से दूर की ओर बल लगाता है, अर्थात इस घटना को हम प्रतिकर्षण कहते हैं। तो हम कहेंगे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेशों, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर की ओर धक्का देते हैं। एक दूसरे से दूर जाना। तो समान आवेशों में होगा प्रतिकर्षण, जैसे हम दोनों चित्र में दिखाए हैं कि माइनस माइनस को एक जगह लाएंगे तो प्रतिकर्षण। अगर यही विपरीत आवेश हो, एक प्लस आवेश है दूसरा ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, इन दोनों में प्रेम होगा। तो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आवेश का लगभग सब कुछ खत्म हो गया, बस डेफिनेशन या एक तरह से क्वेश्चन के रूप में जो हम यहाँ लिख कर छोड़े हैं, इस पर बात करते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ऐसे तो आंसर तुमको समझ आ गया होगा कि आवेश क्या है। आवेश का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे यहाँ कि आवेश एक भौतिक गुण है। आवेश क्या है, एक भौतिक गुण है। जब किसी उदासीन कण से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, कण में जोड़ा जाए, तो कण पर आकर्षण
या प्रतिकर्षण का गुण आता है। जो कण पर आने वाले आवेश के कारण होता है। समझे? ये परिभाषा आवेश का लिख सकते हैं। और सीधा लिखना है, छोटा लिखना है तो छोटा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकाल लेने या जोड़ देने से जो गुण आता है उसको आवेश कहते हैं। फिर आवेश के बारे में एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक याद रखेंगे, कूलाम होता है। कहाँ से है उस पर भी बात करेंगे। एसआई मात्रक कूलाम होता है। जब आवेश की एसआई मात्रक की बात की जाएगी तो याद रखेंगे कूलाम होता है। और बीमा, वीमा ए टी होता है। इन सब को अभी याद रखेंगे। टाइम के साथ ये सब समझ आ जाएगा, पहले इसको याद रखेंगे कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है जिसको सी से सूचित करते हैं। और इसकी बीमा ए टी होती है। ठीक है। और आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। जैसे कि अगर आवेश किस तरह से मार्क करके लिखा जाएगा आवेश को, तो उसको समझना है तो हम कहेंगे कि आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। समझे? तो इसी में लिख सकते हैं कि आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश को क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। तो आवेश के बारे में हम सीख गए कि आवेश क्या है, क्यों आवेशित होता है कोई कण, और कितने प्रकार के आवेश होते हैं। इन सब चीजों के बारे में सीखें, बीमा सीखे आवेश का। अब इससे आगे ये है कि तुम लोग इसको स्क्रीन को रोक रोक कर पॉज करके अपना सभी क्या करोगे, लिख लोगे। और है ना, और बाकी लोग जो है तुम लोगों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, मैसेज करने पर इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अब आगे है कि दूसरा, या तो स्क्रीनशॉट ले लेके हर पेज का, हम मौका देते हैं अभी सबको स्क्रीनशॉट लेने का। उस हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे तो नोट कर लोगे पूरी तरह से। अब आगे है, देखिए। आवेश के बारे में हम समझ गए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, क्यों आवेशित होता है, और किस तरह के आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, वो भी सीख गए। अगले क्लास में जब हम लोग बात करेंगे आवेश के, तो आवेश के और कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर बात करेंगे। जैसे आवेश का क्वांटमीकरण का एक गुण जो क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, कि आवेश क्वांटमीकरण का गुण बताएं। कि आवेश का क्वांटमीकरण गुण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण का गुण क्या है। ठीक है, ये पूछा जाता है। और आवेश संरक्षण का गुण, तो कल हम लोग यही बात करेंगे। कल जो क्लास होगा उसमें सबसे पहले यही स्टार्ट होगा, आवेश क्वांटमीकरण और आवेश संरक्षण का गुण के बारे में, कि हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं। ठीक है। फिर कूलाम के नियम पर चलेंगे। तो धीरे धीरे अब ये लेक्चर एक दिन रेगुलर अपलोड होगा। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं जो भी हैं। ठीक है। और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो ज्यादा से ज्यादा, कि जिन सभी का फायदा हो सके। क्योंकि यहाँ से तुम्हारा टोटल 12th हम कोशिश करेंगे, कि कोशिश क्या करेंगे, मतलब टोटल 12th हम पढ़ाएंगे यहाँ। ठीक है। और जो भी डाउट हो वो मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत हो तो इसमें से कमेंट में अपना लिख सकते हैं, हम उस पर लेक्चर बनाकर डाल देंगे। तो आवेश का क्वांटमीकरण का गुण कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और छोटा बहुत गुण है, जैसे एडिटिव नेचर होता है आवेश का, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यही दोनों से आता है, एक आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश संरक्षण के गुण से। समझे? आवेश का संरक्षण का गुण, और एक होता है कि ईएसयू मात्रक क्या होता है आवेश का, वो देखेंगे।
तो उस पर तो अभी ही डिस्कस कर लेते हैं, वो छोटा सा एक पॉइंट है कि आवेश का एक ईएसयू मात्रक पूछा जाता है, कि आवेश का ईएसयू मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, जिसको कि मात्रक क्या है, तो ये होता है स्टैट कूलम। इसके बारे में बात करेंगे तो स्टैट कूलम कहते हैं, स्टैट कूलम। और इनमें संबंध क्या है ये भी पूछा जाता है। एक कूलम आवेश जो है, इन सबको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना, एक कूलम आवेश 3 × 10⁻⁹ इतना ईएसयू के बराबर होता है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश ईएसयू मात्रक में बताएं। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर ईएसयू मात्रक में पूछा जाएगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर हम कूलम के मात्रक में लिखाए थे आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलम में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश एसआई मात्रक में अगर पूछ रहा है, तो ये हम लिखे थे, ये लिखे थे 1.6 गुने माइनस साइन के साथ 10⁻⁻19 कूलम, ये एसआई मात्रक है। और कूलम का संबंध हम लिख दिए ईएसयू में इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर ईएसयू मात्रक में पूछेगा, तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि कूलम को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ईएसयू में। तो ईएसयू से अगर रिप्लेस करेंगे ना, तो ये आ जाएगा। अब गुना कर लो, 16×3 = 48, 4.8 गुने 10 पर पावर, देखो यहाँ -19 है, उसमें +9 जुड़ेगा, तो -10 इतना ईएसयू होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जब ईएसयू में पूछेगा तो ये आंसर करेंगे, और एसआई मात्रक में पूछेगा तो ये वाला आंसर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा एक चीज और है, जैसे इस बार ही बोर्ड में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट विशिष्ट आवेश बताएं। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है कि आवेश को उसके द्रव्यमान से विभाजित कर देने पर, आवेश को उसके द्रव्यमान से विभाजित कर दीजिए, आवेश बटे द्रव्यमान। तो कल के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का विशिष्ट आवेश पर बात करेंगे, और न्यूट्रॉन के भी विशिष्ट आवेश जो कि 0 होगा उस पर बात करेंगे। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं कल।